फ्रेंड्स वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज के हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिसमें मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 पार्ट में, जिसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, एक पार्ट फर्स्ट था और एक पार्ट सेकंड था, उन दोनों पार्ट में कंपाउंड सेंटेंस को खत्म कर दिया गया है। और मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीजें समझ नहीं आ रही। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपने ना ही कंजंक्शन अच्छे से पढ़ा है और ना ही समझने की सेंटेंसेस को कभी इसके पहले जोड़ा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंजंक्शन को पढ़ना पड़ेगा और सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं ये भी आपको पता चलेगा तब जब आप टेंस अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, चूंकि हम वन लेवल नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, सो ऐसा नहीं है कि आपको मैं बीच से, जैसे मान लो आप क ख ग घ ना पढ़े हो और आपसे बोला जाए कि कमल लिख दो, तो आप कैसे लिखोगे? वही हालत है यहाँ पे। आप सबसे पहले जाके पढ़ लीजिए कंजंक्शन। ठीक है, जिसके लिए बारे में मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, जिसमें दो दो तरह के कंजंक्शन आपको मिलेंगे। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलेगा और दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो जाके पढ़ लीजिए दोनों कंजंक्शंस को। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई विल ट्राई टू मेक योर सेल्फ कि जैसे कि बहुत इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो जो पिछले वीडियो की एक्सरसाइजेस थी उनको हम लोग थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस था, इसको कैसे बनाया जाएगा समझिएगा ध्यान से। आई होप आपको समझ में आ जाए। लिखा गया द रेंट इज हाई, द हाउस इज सेटिस्फैक्टरी। मतलब जो रेंट है वो ज्यादा है, लेकिन जो घर है वो कैसा है? सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतोषजनक। क्या मतलब होता है? संतोषजनक। ठीक है, मतलब सेटिस्फाई है, ठीक है, रेंट हाई है, फिर भी घर वाले क्या है? सेटिस्फाई। तो आप इनको हिंदी में जोड़ के देखो ना कि जो किराया है वो हाई है, ज्यादा है, फिर भी शब्द आ रहा है। तो नॉर्मली आप एग्जाम में ऐसे जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द रेंट इज हाई, द रेंट इज हाई। ठीक है, एट, फिर भी का मतलब क्या हो गया? एट द हाउस इज सेटिस्फैक्टरी, द हाउस इज सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्टरी। क्लियर? इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो इस सेंटेंस को। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो दिया गया है डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट। तो इसको कैसे हम करेंगे? तो देखिए, जब भी आपको दोनों सेंटेंस में नॉट दिखे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नाइदर यूज करना है, सिंपल। तो हम क्या लिखेंगे? नाइदर डू दिस। अच्छा, याद रखना कि जब आप नाइदर यूज कर लोगे तो ये नॉट की मीनिंग खत्म हो जाती है। तो ना ही इसे करो, नॉर डू दैट, ना ही उसे करो। ठीक है, तो ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है। अगला देखिए, लिखा गया है कम इन गो आउट। तो इसको कैसे करेंगे? बहुत सीधा है कि अब इसको आप आइदर से बना सकते हो या डायरेक्ट और लगा के भी बना सकते हो। जैसे आइदर कम इन, आइदर कम इन और गो आउट। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो लिखा गया है आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, माई फादर डिड नॉट गो टू दिल्ली। देखो यहां पे क्या लिखा गया है? आई डिड नॉट, मैंने नॉट बताया ना, जब नॉट दिख जाए और दोनों सेंटेंस में नॉट दिख जाए, एक में नहीं दोनों में नॉट दिख जाए, तो नाइदर यूज कर लेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? नाइदर आई, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे? ना ही मैं, तो ये हो गया नाइदर आई, और ना ही मेरे पापा, नॉर माई फादर। ठीक है, तो नाइदर आई नॉर माई फादर। अब डिड नॉट जब हटाएंगे तो ये जो वर्ब है ना यहाँ गो, ये चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में, वेंट टू दिल्ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे से हम लोग अगले वाले सेंटेंसेस को भी देखते हैं। दिया गया है आई कैन नॉट सी, इट इज डार्क। तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम यही वाला लिखेंगे, इसको भी आप पहले लिख सकते हो। लिखा गया है मैं देख नहीं सकता, यह अंधेरा है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? इट इज डार्क, इट इज डार्क, इट इज डार्क, सो आई कैन नॉट सी।
सो आई कैन नॉट सी। और इसी को जब हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे तो हम आई कैन नॉट सी को पहले कर देंगे और उसका रीजन के थ्रू में बिकॉज लगा करके बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हिज मदर इज इल सी विल नॉट कम। तो लिखा गया है उसकी मम्मी बीमार है, वह नहीं आएगी। तो क्यों नहीं आएगी? तो क्यों नहीं आएगी? तो सबसे पहले लिखना क्या है, हिज मदर इज इल, हिज मदर इज इल सो सी विल नॉट कम। सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज लेट वी कम बैक होम। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? तो हम जोड़ेंगे इसको इट was late, it was late, so we come back home, we come back home। नेक्स्ट देखते हैं, देखो लिखा गया है ही वर्क हार्ड ही पास्ट। दोनों में क्या है? अब अगर आप देखोगे तो दोनों में समानता है, जिसको बहुत सीधे शब्दों में आप जोड़ सकते हो, ही वर्क हार्ड, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ट। इसको एंड से भी बना सकते हो, बट यहां पे सबसे अच्छा चीज क्या दिखा गया है कि उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह पास हुआ। तो मैं इसलिए इसको ऐसे बना सकता हूं। ठीक है, हाँ, आपको कोई कंजंक्शंस याद हो या ना याद हो, बस आपको जोड़ने का तरीका आना चाहिए, सेंटेंसेस कैसे जोड़े जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शूट अ बर्ड इट फ्लू अवे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब उसने पक्षी को मारा तो वो क्या हो गई, उड़ गई, बहुत दूर उड़ गई। तो कैसे बनाएंगे इसको, ही shoot a bird, he shoot a bird and it flew away, and it flew away। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, आई मेट द टीचर, आई मेट द टीचर ही वॉज टीचिंग द बॉयज। मैं एक टीचर से मिला जो क्या कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम लोग, आई मेट द टीचर, आई मेट द टीचर। अब इसी के लिए हम कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, जिसमें हम यूज करेंगे हु वॉज टीचिंग द बॉयज, हु वॉज टीचिंग द बॉयज। नेक्स्ट देखते हैं, वी स्टार्टेड फॉर दिल्ली स्टरडे वी शैल स्टे 4 days। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमने दिल्ली के लिए चलना स्टार्ट किया और हम वहां पे कितने दिन रुकेंगे, 4 दिन रुकेंगे। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो आपको क्या करना है, इसके लिए फॉर यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे वी स्टार्टेड फॉर दिल्ली। ठीक है, वी स्टार्टेड फॉर दिल्ली स्टरडे वेयर, ध्यान समझिएगा, वेयर यूज करेंगे, वी स्टार्टेड, वी स्टार्टेड फॉर दिल्ली, सॉरी यहां पे ये कैपिटल रहेगा, दिल्ली स्टरडे, जल्दी जल्दी बना के बताया कीजिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में, स्टरडे where we shall, where we shall stay 4 days, stay 4 days, जहां हम कितने दिन रुकेंगे, 4 दिन के लिए रुकेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी पिछली वीडियो की जितनी एक्सरसाइज थी वो मैंने आपके सामने सॉल्व करा दिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक उदाहरण बताता हूं, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आपके लाइफ में बहुत आसानी से होता होगा। जैसे मान लीजिए लिखा गया है वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। दूसरा सेंटेंस लिखा गया है वह
फेल हो गया है, फेल हो गया है। ठीक है, तो इसको जब दोनों सेंटेंसेस को आप जोड़ोगे तो यहां पे कंट्राडिक्शन दिख रहा है आपको, जैसा कि लग रहा होगा कि एक अच्छा लड़का फेल कैसे हो सकता है, तो कंट्राडिक्शन दिख रहा है। इनको जोड़ोगे तो कंपाउंड में भी जोड़ सकते हो, कॉम्प्लेक्स में जोड़ सकते हो। फर्क क्या होता है, कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो जब आप जोड़ने जाओगे वहां पे, तो आप लिख सकते हो वह एक अच्छा लड़का है लेकिन वह फेल हो गया है, तो कंपाउंड में लेकिन के लिए आपने क्या इस्तेमाल कर दिया, बट। लेकिन जब इसी सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स में जोड़ोगे तो ऑल्दो इस्तेमाल करोगे या दो इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो क्या करना होता है, ऑल्दो के साथ एट का यूज किया जाता है। ये आप पढ़े होगे, कंजंक्शन जब मैं पढ़ाया हूं तो बहुत अच्छे से वहां पे बताया। तो इसी सेंटेंस को जब हम बनाएंगे कंपाउंड, ध्यान से समझिए, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय बट ही फेल्ड, बट ही क्या हो गया है, फेल्ड। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, ध्यान से समझिएगा, कंपाउंड। कैसे आपने बता दिया कि कंपाउंड हो गया, सर यहां पे बट लगा है, सिंपल, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कौन सा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि एडवर्ब क्लास के अंदर आप लोग पढ़ोगे। तो अगर नहीं पढ़े हो तो आई विल रिकमेंड यू कि ये चीजें आपको बोरिंग लग रही होंगी, ठीक है। और अगर पढ़े हो तो ये सब चीजें समझ में आएंगी। आप जाके पहले देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो हो गया ही इज अ गुड बॉय बट ही फेल्ड। अब इसी को हम जब बनाएंगे कॉम्प्लेक्स में तो क्या लिखेंगे, यद्यपि वह अच्छा लड़का है, इसको लिख सकते हो ना हिंदी में, यद्यपि वह अच्छा लड़का है फिर भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो लिखेंगे ऑल्दो ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय एट ही फेल्ड। तो देखो ये अंतर होता है जब भी हम बनाएंगे सेंटेंसेस को। तो ये हमारा कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही अंतर होता है, आपको बस कंजंक्शन हटा के यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, यही सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो सीधी सीधी भाषा में इसको पहले हिंदी में कन्वर्ट किया करो जब भी आपको सेंटेंसेस पढ़ना हो, और उसके बाद उसको आप इंग्लिश में बनाया करो। याद रखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जितने होते हैं वो सब के सब आपके कंपाउंड में यूज होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जितने होते हैं कॉम्प्लेक्स में यूज होंगे। और आज मैं उन सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डिटेल आपके सामने देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना सेशन, जैसा कि दिया गया है। सबसे पहली चीज की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो दो लोगों से मिलकर बना होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज एंड सेकंड इज सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और इसी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। नोट डाउन किया कीजिए अपनी नोट्स में, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा आगे देखते हैं फिर इसके क्या क्या तरीके हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर फर्स्ट होता है नाउन क्लॉज, जिसमें नाउन के ऊपर सारी चीज डिपेंड करती है। इसमें सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका लगभग 5 तरह के नाउन क्लॉज होते हैं। उसके बाद अगला आता है आपका आता है एडजेक्टिव क्लॉज, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवर्ब क्लॉज, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज। तो याद रखो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज 3 तरह का होता है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह से होते हैं। नंबर 1 नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। और इसके बाद एडवर्ब क्लॉज के ही अंदर एडवर्ब क्लॉज के ही अंदर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं, जो मैं आपके सामने रखा हूं। इनके स्क्रीनशॉट या इनको अच्छे से लिख लो, समझ लो कि जब भी आपको दो सेंटेंस जोड़ने होंगे और उस सेंटेंस में टाइम की बात की जाएगी, ध्यान से सुनना, जब आपको दो सेंटेंस जोड़ने हों और उस सेंटेंस में टाइम की बात की जाए और साथ में यह भी कहा जाए कि ये सेंटेंस जो आप जोड़ रहे हैं उनको कॉम्प्लेक्स बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप दो सेंटेंस जोड़ रहे हो, जैसे हमने पिछले वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले मैंने दो सेंटेंस जोड़ा था और उसमें टाइम की बात की जाए, जैसे कहा जाए कि सॉरी तो कहा जाए आपसे कि
आई वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न, ठीक है, आई वॉज बॉर्न हियर एंड ही विल नॉट कम, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मैं वहां पैदा हुआ था एंड वह नहीं आएगा, आया था, ठीक है। ही वॉज नॉट कम ऐसे कर सकते हो आप, वह नहीं आया था, ही हैड नॉट कम, ठीक है। तो आपको कंडीशन देखो, कंडीशन क्या बता रही है कि जब मैं पैदा हुआ था तब वह नहीं आया था। इस तरह से जैसे आप सिंपल सी भाषा में समझो, आपको बहुत बार ये एग्जांपल मिला होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिफोर, एंड डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, आफ्टर, ठीक है। या मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया था तो क्या यूज करते हैं, आफ्टर। तो ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, अगर आप दिमाग में रखोगे तो जब भी आपके दो सेंटेंस ऐसे लिखे हों और उनसे हमें पता चल रहा हो समय का, तो हम उनमें यूज कर सकते हैं व्हेन, आफ्टर, बिफोर। हाँ, याद रखिए सबसे पहले उन दोनों सेंटेंसेस को हिंदी में कन्वर्ट करो, हिंदी में बनाओ, और उसके बाद आप जाओ सोचो कि उसमें कौन सा कंजंक्शन हम इंग्लिश में जोड़ सकते हैं। जैसे अभी हम जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। पहले जो चीज आप नोट कर लो, टाइम के लिए व्हेन, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, नो सूनर देन, टिल, अंटिल का यूज करते हैं। जब प्लेस की बात आती है तो वेयर का यूज करते हैं, वेयर एवर का यूज करते हैं। अगर किसी चीज का कारण बताया जा रहा है, कॉज मतलब होता है कारण बताना, तो उसमें बिकॉज लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। पर्पज या उद्देश्य से बताया जा रहा है तो दैट या सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लिस्ट लगाते हैं। कंपैरिजन किया जा रहा है तो एज सो एज एंड देन लगाते हैं। कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए ऑल्दो, दो, इवन, इफ या हाउ ईबर का यूज करते हैं। रिजल्ट बताने के लिए सो दैट, कंडीशन बताने के लिए इफ, अनलेस, इन केस, एंड मैनर बताने के लिए एज, इफ, एज, फॉर, सो एज एंड सो फॉर एज, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, टाइम बताने के लिए कैसे हम इनका यूज करेंगे। जैसे देखो दो सेंटेंस यहां पर दिया गया, ही परस्यूड द फॉक्स रन फास्टर, ठीक है। तो जैसे ही उसने क्या किया, लोमड़ी को परस्यू किया। परस्यू का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग बोलते हो ना, आई एम परस्यूइंग बीएससी लास्ट ईयर, मतलब आप उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही इसने फॉक्स को परस्यू किया, फॉलो किया, फॉलो, और लोमड़ी क्या हुई, भाग गई। तो इसी चीज को हमने क्या कहा, जैसे ही, व्हेन, जब ही परस्यूड द फॉक्स, व्हेन ही परस्यूड द फॉक्स, जब उसने फॉक्स को परस्यू किया, इट रैन फास्टर, वो भाग गई। इसमें समय की बात आ रही है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो जब उसको फॉलो किया गया तो लोमड़ी क्या हो गई, भाग गई। इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन ही परस्यूड द फॉक्स इट रैन फास्टर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो दिया गया है द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर आया और मरीज क्या हो गया, मर चुका था। तो इसको क्या बनाएंगे, व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। या द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इस तरह से भी बना सकते हैं। या द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम, इस तरह से भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे देखिए, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर आया उसके बाद पेशेंट क्या हो गया, मर गया। दूसरा देखो कैसे बना सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब मरीज मर चुका था किसके आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले। तो इस तरह से सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आपको खुद फील होगा कि यहाँ पे क्या लगाना है, और उस चीज को प्रैक्टिस करना है आपको। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, उसको आपको बना के दिखाना है और मुझे आपके टेलीग्राम चैनल पे इस चीज को भेजना है। लिखा गया, ही केम हियर, आई वाज नॉट प्रेजेंट, वह यहाँ आया, मैं वहां नहीं था, या मैं नहीं था वहां पे, ठीक है। तो इस चीज को जब हम जोड़ेंगे, वह तब आया जब मैं नहीं था, इस तरह से आप बना सकते हो। तो मैं अभी बताना नहीं चाहता हूं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आंसर को मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्लेस अगर बताने वाला हो तो क्या करेंगे, ही वेंट देयर, ही वॉज बॉर्न देयर, वह वहां गया जहां वह पैदा हुआ था। तो जहां के लिए क्या लगाएंगे, वेयर। तो सिंपल सा जोड़ेंगे सेंटेंस को, ही वेंट वेयर ही वॉज बॉर्न, वह वहां गया जहां वह पैदा हुआ था। तो इस तरह से आपको खुद फील होगा कि कौन सा सेंटेंस या कौन सा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके लिए आपसे मैं हार्टली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जाके पढ़िए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, नहीं तो ये कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स ना आपका पीछा छोड़ने वाले हैं और ना ही आपको फिर ये आ सकते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू गो, ही मे गो एनीवेयर, वह जाना पसंद करता है और वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है, या वो कहीं गया होगा। तो इसको जो हम जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ही लाइक्स टू गो वेयर एवर, सॉरी, ही मे गो वेयर एवर ही लाइक्स, वह वहां जा सकता है जहां उसका मन करता है या जहां उसको जाना पसंद होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, जिसके ऊपर से एक एक्सरसाइज मैं आपको भी देता हूं, उसको आप लोग बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ही फॉलोड मी, आई वेंट, तो इसको आपको बनाना है, क्या लगेगा, वेयर या वेयर एवर, इसको आपको लगा के दिखाना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इन सारी चीजों को, ठीक है। तो देखते हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस सब चीजों को, मैं पूरा ब्रीफ कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 4 तरह की चीजें हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से, नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, हमें कितने क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, जो कि मैं जब आपको नाउन क्लॉज और ये सब चीजें पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं समझाऊंगा क्या होता है। और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, ये 3 तरह से बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, 3 तरह से बनते हैं, कैसे कैसे, एक होता है आपका नाउन क्लॉज, क्या होता है, नाउन क्लॉज। दूसरा क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरा क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज, क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। अब इसी एडवर्ब क्लॉज के अंदर, इसी एडवर्ब क्लॉज के अंदर आपका आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपकी 9 तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, 9 तरह के होते हैं। कौन कौन, एक होता है टाइम, दूसरा आपने पढ़ा मैन, सॉरी प्लेस, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। टाइम में व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इस तरह की चीजें आती हैं। प्लेस में वेयर, वेयर एवर। तीसरा आप पढ़ोगे मैनर, ठीक है, तीसरा पढ़ोगे मैनर। चौथा आप पढ़ोगे, इस तरह से बहुत सारी चीजें आप इसके डिटेल में पढ़ोगे। तो आई होप इसकी आप स्क्रीनशॉट लो। कल जब हम आगे पढ़ेंगे मैनर और ये सारी चीजों को, तो फिर मैं उसको भी लिख के ऐसे समझाऊंगा आपको। और ग्राफ बना के अपने कॉपी में रखा करो, बहुत आपको समझ में आएगा। और जैसे ही हम ये एडवर्ब क्लास फिनिश करेंगे, फिर हम एडजेक्टिव क्लास स्टार्ट करेंगे, नाउन क्लास स्टार्ट करेंगे, तब हम आपको बताएंगे प्रिंसिपल क्लास कैसे होता है एंड उसका सबऑर्डिनेट क्लास कैसे डिसाइड करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिपेंड ऑन ओनली एंड ओनली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पता है, ठीक है, जैसे मैनर हो गया, कंडीशन हो गया, ये सारी चीजें आती हैं आपके सामने, ठीक है। तो अगर आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पता है तो आप बहुत आसानी से ये सारी चीजों को बना सकते हो, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि जाके अच्छे से पढ़िए, समझिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।